हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बात करी थी कि ट्रैकिया और ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंकस क्या होता है, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एल्वियोलाई क्या होता है और उसके साथ साथ हम पूरा ओवरऑल लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है दैट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एल्वियोलाई एंड लंग। ओके, बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने डायग्राम्स भी बना दिए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ओरिजिनल डायग्राम्स भी ऐड करने की कोशिश करूंगी ताकि आपके लिए थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल हो और आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम एल्वियोलाई पढ़ेंगे कि एल्वियोलाई क्या होता है। अगेन, एल्वियोलाई सबसे लास्ट पॉइंट है अगर मैं पूरे लंग्स की बात करूँ तो। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट में जो चीज आती है वो है एल्वियोलाई। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें आती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल हो गया, एल्वियोलर डक्ट हो गया, एल्वियोलर सैक हो गया। ये सब क्या होता है वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने लास्ट वीडियो में हमने टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक पढ़ा था कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस शुरू होता है, उसके बाद सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ऐसे कंटिन्यू होता रहता है, और लास्ट जो आता है वो क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स मतलब ब्रोंकियोल्स की ऑलमोस्ट एंडिंग होती है ना। तो यहाँ पे हम उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स थे वो फर्दर उसका डिवीजन हुआ और वो डिवाइड किस में हो गया, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, ओके। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एंड ईच रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स डिवाइड्स इनटू 2 to 11 alveolar duct। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है, सपोज ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकल हो गया, ठीक है, तो ये फर्दर डिवाइड होता है 2 to 11 alveolar duct में। ठीक है, डक्ट क्या हो गया, इट्स काइंड ऑफ ट्यूब, दिख रहा है आपको, ये ट्यूब जैसा होता है, और उसके बाद इसमें अटैच्ड होते हैं एल्वियोलर सैक। ठीक है, तो हमने टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पढ़ा। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स डिवाइड हुआ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होता है 2 से 11 एल्वियोलर डक्ट में। ठीक है, अब एल्वियोलर डक्ट का क्या होता है, टर्मिनल एंड ऑफ एल्वियोलर डक्ट कंटेन्स मेनी एल्वियोलर सैक। अब जैसे ये देख सकते हो, ये जो डक्ट है ये एल्वियोलर डक्ट है, और ये क्या कंटेन करता है, ये जो आपको एक ग्रेप्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जैसे अंगूर होते हैं वैसे ही होते हैं, गुच्छे गुच्छे वाले, तो ये क्या है, ये एल्वियोलर सैक है। ठीक है, अब इस एल्वियोलर सैक को अगर आप डाइसेक्ट करते हो, मतलब एक एक अगर देखोगे तो ये ऐसे कुछ एल्वियोलाई मिलते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई मतलब एल्वियोलर सैक के अंदर एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, और अगर मैं दोनों लंग्स की बात करूं तो दोनों लंग को मिला के हमारे पास 600 to 700 मिलियन ऑफ एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दो प्रेजेंट है, हमारी ह्यूमन बॉडी में लंग्स जो है इसके अंदर 300 मिलियन, वैसे अप्रॉक्स हर एक जगह पे अलग दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं एम्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो 300 मिलियन ऑफ एल्वियोलाई एक लंग में प्रेजेंट होता है, और दोनों को अगर मिला दे तो 600 मिलियन। ठीक है, कहीं कहीं ये 700 800 भी दिया हुआ है, मैं एम्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ओके, तो इसमें और क्या क्या है, एल्वियोलर डक्ट में आ गया ये एल्वियोलर सैक। ठीक है, अब एल्वियोलर सैक में क्या है, एल्वियोलाई है, और उसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो कलरफुल बना है रेड और ब्लू, ये मैंने बस समझाने के लिए बनाया है, ये कैपिलरीज है, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो टर्मिनल एंड हो गया, एल्वियोलर सैक तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है, ईच सैक कंटेन 2 to 3 एल्वियोलस। ठीक है, अब एक सैक जो है, सपोज ये जो एक है, ये एक में कितने एल्वियोलस प्रेजेंट है, 2 to 3। ठीक है, द वॉल ऑफ एल्वियोलस कंपोज्ड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू।
ठीक है। अब इसको थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिया है मैंने कि अगर आप इसको डाइसेक्ट करोगे कि इसके सेल्स ऐसे दिखेंगे, ठीक है, ये जो टिश्यू है, सेल्स है, वो ऐसे दिखेंगे। ये मैंने यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए बताया है कि ये किसका बना हुआ है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्वियोलाई किस टिश्यू का बना हुआ है, तो उसका आंसर क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ओके, इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये 2 टाइप के सेल्स कंटेन करता है, ठीक है। तो ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल है, ये 2 टाइप के सेल्स कंटेन करता है, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 नीमोसाइट्स, ठीक है। इसको और इसका दूसरा नाम है एल्वियोलर सेल्स, ठीक है। तो टाइप 1 नीमोसाइट और टाइप 2 नीमोसाइट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइप 1 सपोज ये हो गया, टाइप 2 ये हो गया, ठीक है। ओके, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल 2 टाइप के सेल्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं, टाइप 1 नीमोसाइट, टाइप 2 नीमोसाइट। अब इनका फंक्शन क्या है, ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 का काम क्या है, इट इज द साइट फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि गैस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है। गैस एक्सचेंज हमारा होता है एल्वियोलाई में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लंग्स में ऑलमोस्ट अगर मैं सारे पार्ट्स की बात करूं, अपर एंड लोअर की बात करूं, तो सबसे एंड जो पार्ट है वो क्या है, एल्वियोलाई, और वहीं से गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। वो गैस एक्सचेंज में कौन से टिश्यू इन्वॉल्व है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, उसमें भी टाइप 1 सेल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। अब वो कैसे होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। दूसरा आता है हमारे पास टाइप 2 नीमोसाइट्स, ठीक है। और टाइप 2 नीमोसाइट्स का क्या काम है, इट रिलीजेस सर्फेक्टेंट, ठीक है। मतलब ये वाला जो सेल है, ये क्या करता है, सर्फेक्टेंट नाम की एक चीज होती है, उसको रिलीज करता है। अब ये सर्फेक्टेंट रिलीज करने से क्या होता है कि जो शेप है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है विच हेल्प्स टू मेंटेन देयर शेप एंड सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इसका मेंटेन रहेगा, ये जो शेप है ये मेंटेन रहेगा। और अगर सरफेक्टेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो शेप क्या होगा, मेंटेन नहीं होगा, जो सरफेस टेंशन है वो मेंटेन नहीं होगा, और इसकी वजह से जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। और अगर एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स हो जाए, तो उसको हम एक डिजीज मानते हैं, और वो डिजीज है एटिलेक्टेसिस, ठीक है। तो ये अब समझ में आ गया होगा कि टाइप 2 का इंपॉर्टेंस क्या है। टाइप 2 नीमोसाइट्स क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं। सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, वो एल्वियोलाई के शेप को मेंटेन करके रखता है, वहां का सरफेस टेंशन मेंटेन करके रखता है। और अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो शेप और सरफेस टेंशन मेंटेन नहीं होगा, एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स हो सकता है, फट सकता है, या एकदम ऐसे बंद हो सकता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन हो जाती है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज एटिलेक्टेसिस, ठीक है। ये आगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम टाइप 1 में, ठीक है। टाइप 1 जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब वो कैसे होता है, यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, ये कैपिलरीज हैं, ठीक है। और ये कैपिलरीज क्या कर रही हैं, डायग्राम समझाने के लिए मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, ठीक है। ये है सपोज ये हमारी कैपिलरीज है, ठीक है, ये हमारी कैपिलरीज है। तो सभी को पता है कि हमारे बॉडी में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो ये जो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, उससे हमारे ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो हमने इनहेल किया और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, और हमारा ब्लड हमारी बॉडी से CO2 कलेक्ट करके लाता है और उसको हम एक्सहेल कर देते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है। ओके, तो इतना डीप में नहीं जाकर हम सिर्फ यहाँ की बात करेंगे कि फिलहाल इस कैपिलरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 बहुत ज्यादा है, ठीक है। CO2 बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए था वहां पे ब्लड ने प्रोवाइड कर दिया, और उनसे वो कलेक्ट करके लेके आ रहा है। हार्ट के पास आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से फिर लंग्स में आता है प्योरिफिकेशन के लिए, है ना। तो जब वो लंग्स में आया प्योरिफिकेशन के लिए, तो प्योरिफिकेशन हो कहाँ रही है, वो हो रहा है एल्वियोलाई के पास, ठीक है। अब ये कैपिलरीज में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और एल्वियोलाई में क्या होगा, O2 होगा, है ना। ये O2 से फिल्ड होगा, यहाँ पे O2 ज्यादा होगा। अब देखो,
CO2 यहाँ ज्यादा है, O2 यहाँ ज्यादा है। यहाँ किसकी कमी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। और इसके अंदर किसकी कमी है? ऑक्सीजन की। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, मतलब हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन में मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हायर है, यहाँ पे लोअर है, तो मूवमेंट कैसी होगी? ऐसी। ठीक है, मतलब एल्वियोलाई से कैपिलरीज में ऑक्सीजन आ जाएगा, और कैपिलरीज में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो मूवमेंट कैसी होगी? यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो बेसिकली एल्वियोलाई क्या करता है? कैपिलरीज को ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड उनसे ले लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमने, मतलब हमारा जो एल्वियोलाई है उसने ले लिया। अब एल्वियोलाई क्या करेगा? एल्वियोलाई से फिर अपवर्ड मूवमेंट होगी। एल्वियोलाई में आया, एल्वियोलाई से एल्वियोलर सैक में आएगा, उससे फिर डक्ट में आएगा, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल में आएगा, फिर टर्मिनल ब्रोंकियल्स में आएगा। ऐसे करते करते टर्शियरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, नोज, और हमने एक्सहेल कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया हो। अगर ये फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आगे हम रेस्पिरेशन, जब हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो मैं आपको ये एक बार और बता दूंगी। और जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो हार्ट में भी मैं आपको एक बार और बता दूंगी, जिसमें हम पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ते हैं, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी मैं आपको ये फिर से बता दूंगी। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक अलग से क्लास में बता दूंगी। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये दोनों सेल्स की इंपॉर्टेंट पता लग गई हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आपको दिख रही होगी, वो है डस्ट सेल। ठीक है, डस्ट सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस आपको पता होगा, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? वो अगर प्रेजेंट है तो वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को, किसी भी चीज को खाने के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब फॉरेन बॉडीज को खाने के लिए प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द एल्वियोलर स्पेस, मतलब ये जो पूरा एल्वियोलर स्पेस है, यहाँ पे डस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ठीक है, एंड इनका काम क्या होता है कि ये ना रिमूव करते हैं फाइन जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे। हमने इनहेल किया तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स, इतने छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कि वो हमारे एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो एल्वियोलाई में अगर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है तो उन डस्ट पार्टिकल्स को खाने के लिए कौन प्रेजेंट है वहां पे? डस्ट सेल। ये क्या करते हैं? उसको खा लेते हैं और एल्वियोलर स्पेस को फ्री कर देते हैं फाइन डस्ट पार्टिकल से। ठीक है, तो आई होप आपको डस्ट सेल्स का भी इंपॉर्टेंस पता लग गया हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एल्वियोलाई। हमने अभी एल्वियोलाई पढ़ लिया। आई होप आपको ये थोड़ा हौच पौच हो गया है, बट आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग्स की। ठीक है, तो लंग क्या है, कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो लंग्स आप देख सकते हो कि यहाँ स्टार्टिंग जो सुपीरियर जो एक जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट कैसा है? कोन शेप में है। ठीक है, कोन शेप। तो लंग आर पेयर्ड, पेयर्ड मतलब दो हैं हमारे पास, एक लंग नहीं है, दो लंग होता है। कोन शेप्ड, ये देखो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। सुपीरियर नैरोअर पार्ट इज कॉल्ड एपेक्स। ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज एपेक्स। ओके, और इंफीरियर ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड बेस। अब देखो यहाँ पे कोन, ये नैरो पार्ट है और ये ब्रॉड पार्ट है, तो ये क्या होगा? एपेक्स, और ये क्या हो जाता है? बेस। ठीक है, अब एपेक्स और बेस, तो बेस में क्या आता है? डाइफ्रैम आता है। ठीक है, लंग्स का जो बेस है उसके पास क्या आता है? डाइफ्रैम। ये हो गया एपेक्स। ये बीच में इसको हम मीडियास्टिनल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, मीडियास्टिनल सरफेस यहाँ लिखा हुआ है। ये वाला सरफेस है, बीच वाला जो हार्ट की तरफ है, सेंटर वाला जो सरफेस होता है, इसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनल सरफेस। और ये जो बाहर वाला सरफेस है, इधर वाला, इसको हम बोलते हैं कोस्टल सरफेस, क्योंकि ये रिब्स के पास होती हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं कोस्टल सरफेस। आप पढ़ते होगे ना इंटरकोस्टल मसल्स, है ना, तो वो कोस्टल्स में बीच बीच में मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उसे इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। फिलहाल के लिए जो बाहर का सरफेस है दैट इज कोस्टल सरफेस। इंटरनल जो हार्ट के पास सरफेस है, दिस इज मीडियास्टिनल सरफेस। और नीचे क्या है? बेस। ऊपर क्या है?
एपेक्स, ठीक है। तो ये इसके सरफेसेस हो गए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बेस फिट्स इनटू डायफ्राम, जो मैंने आपको बता दिया कि बेस कहां पे फिट हो रहा है, डायफ्राम में फिट हो रहा है। ओके, देन मीडियल सरफेस ऑफ द लेफ्ट लंग कंटेन कोन शेप्ड कैविटीज नोन एज कार्डियक नॉच, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा हो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हार्ट के वजह से ये जो लंग्स है ये थोड़ा ऐसा कोन शेप्ड है, ठीक है, ये कोन शेप्ड है। और ये कोन शेप्ड जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। मैं यहाँ CN कर देती हूँ, कार्डियक नॉच, ठीक है। और ये कोन शेप्ड होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारा हार्ट। हार्ट प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो शेप है वो कोन शेप्ड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कार्डियक नॉच, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर हार्ट इज लोकेटेड। ओके, मैंने बता दिया हार्ट यहीं लोकेटेड होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नॉच, लेफ्ट लंग कंटेन 10% लेस वॉल्यूम देन द राइट। अब आपको पता होगा, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ लेफ्ट लंग छोटा क्यों है, राइट लंग बड़ा क्यों है, राइट लंग में 3 लोब्स हैं और लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 क्यों हैं। तो इसका रीजन आपको अब पता लग गया होगा कि इसका साइज जो है कंपैरेटिव इससे कम होता है। क्यों कम है, क्योंकि हार्ट के वजह से, हार्ट थोड़ा उसको पुश कर देता है ना, हार्ट ने उसको दबा दिया हुआ है, इसीलिए इसका जो साइज होता है या वेट होता है वो 10% इससे कम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट ऑफ लंग्स, ठीक है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि लेफ्ट लंग ऑब्वियसली राइट लंग से थोड़ा कम होगा। अब वेट क्या है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइड्स पे अलग अलग वेट दिया हुआ है, पर मैंने यहाँ पे एम्स नॉर्सेट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ओके, तो राइट लंग्स ऑलमोस्ट 750 ग्राम्स का होता है और लेफ्ट लंग ऑलमोस्ट 650 ग्राम्स का होता है। कुछ कुछ बुक्स में 600 ग्राम्स और 500 ग्राम्स भी लिखा हुआ है, तो अगर आप ये भी लिखते हो तो गलत नहीं है, पर एम्स के अपने आंसर्स होते हैं, वो अपने आंसर्स मानते हैं, तो उसके लिए अगर आप जा रहे हो तो आप ये आंसर ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगर दोनों को मिलाया जाए तो दोनों लंग्स का वेट कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट 1.3 टू 1.4 kgs, ठीक है, मतलब 1.3 से 1.4 kg के बीच में इसका वेट होगा, इंडिविजुअली ये वेट है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम, राइट लंग डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। जो राइट लंग है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड है। सुपीरियर, आप सुपीरियर की जगह अपर भी लिख सकते हो, अपर, मिडिल और लोअर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, राइट लंग 3 में डिवाइडेड है, 3 लोब्स में डिवाइडेड है। सुपीरियर लोब या फिर अपर लोब बोल सकते हो, मिडिल लोब और लोअर लोब, ठीक है। और अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग सिर्फ 2 में डिवाइडेड है, वो क्या है, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। इसको भी आप अपर और लोअर लोब बोल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आता है हमारा फिशर, ठीक है। अब ये फिशर क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है फिशर, दीज आर ग्रूव्स दैट डिवाइड द लोब्स, ठीक है। तो ये ग्रूव्स है, मतलब ये थोड़ा एक गड्ढा टाइप आता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, 2 लोब्स को डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं फिशर। ओके, तो जो सुपीरियर को मिडिल से अलग कर रही है, मतलब अपर और मिडिल को जो फिशर अलग करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फिशर, या फिर आप इसे हॉरिजॉन्टल फिशर भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो मिडिल और इंफीरियर या फिर सुपीरियर और इंफीरियर, मतलब लेफ्ट लंग्स में सुपीरियर और इंफीरियर और राइट लंग्स में मिडिल और इंफीरियर को जो फिशर अलग कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फिशर, ठीक है। ऑब्लिक, देखो ये ऑब्लिक फिशर, ओके, ये ऑब्लिक है, इसको ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। तो हमारे पास 2 फिशर्स हैं, ट्रांसवर्स फिशर, इसका दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल फिशर, और ये है ऑब्लिक फिशर। तो ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल किसको अलग कर रहा है, अपर और मिडिल को अलग कर रहा है। और अगर मैं ऑब्लिक की बात करूं तो राइट लंग्स में वो मिडिल और लोअर को अलग करता है और लेफ्ट लंग में अपर और लोअर को अलग करता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लंग्स। इसके अलावा एक और चीज रहती है, वो है प्लूरा, ठीक है। तो हम जब लंग्स पढ़ते हैं तो प्लूरा भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंग्स के बाद जब आप इसके डिजीजेस पढ़ोगे तो प्लूरल एफ्यूजन एक आता है डिसऑर्डर, मतलब जो लंग्स की बाहर की एक लेयर होती है उसमें पानी जम जाता है। वैसे तो थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, फ्लूइड रहता है वहां पे, बट वो फ्लूइड अगर एक्सीड हो जाए तो फिर उसे हम प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। तो प्लूरा क्या होता है, प्लूरा एक थिन मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक थिन मेम्ब्रेन है जिसने इसको एनक्लोज कर रखा है, लंग्स को एनक्लोज कर रखा है। जैसे हमने सीरस मेम्ब्रेन पढ़ा था, तो सीरस मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि प्लूरा क्या होता है। ओके, तो अ 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन, द इनर
विसरल प्लूरा, ठीक है, मतलब जो इनर लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा, ओके, कवर्स द लंग एंड द आउटर पेराइटल प्लूरा लाइंस द चेस्ट कैविटी, ठीक है। तो आउटर जो प्लूरा है वो क्या करता है, पेराइटल प्लूरा क्या करता है, चेस्ट कैविटी को लाइन कर रहा है, और जो विसरल है वो क्या करता है, लंग को कवर कर रहा है, और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। और अगर वो बढ़ जाए तो उसे हम बोलेंगे प्लूरल एफ्यूजन, ओके, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एल्वियोलाई एंड लंग, ठीक है। फंक्शंस तो और भी बाकी है, अभी ब्रीदिंग मैकेनिज्म बाकी है, पूरा हमें पढ़ना है, टाइडियल वॉल्यूम वगैरह सब कुछ पढ़ना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम जो भी रिमेनिंग है वो पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।